हमारे YouTube चैनल अध्ययन स्मार्ट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने अध्ययन स्मार्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से विज्ञान विषय के फिजिक्स के एक टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, जो है ग्रेविटेशन के टॉपिक पर हम बात करेंगे आज आपसे। कुछ बच्चों का प्रश्न भी था और उसके बारे में उन्हें बताना भी था, तो मुझे उम्मीद है कि आप जब हमारे इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो जानकारी मिलेगी, उससे आपके अंदर के सारे जो भ्रांति है या जो समझ में नहीं आई है चीज़ें, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट अपने को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है तो इस तरह के अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी उसके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग भी जानते हैं, जैसे एक चुंबक को हम ले लें, मैग्नेट को, दो मैग्नेट को अगर हम पास में रखते हैं, या मैग्नेट या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को हम पास में रखते हैं, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जितना नज़दीक होता है उसको मैग्नेट उतना आसानी से खींच लेता है, यानी कि उसका एक इन्फ्लुएंस एरिया होता है। वो इन्फ्लुएंस एरिया में उसका फोर्स काम करता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जिससे कि वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेता है या रिपेल करता है, ठीक है, यानी अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रिपल्सन फोर्स नहीं है, वो अट्रैक्शन फोर्स है, वो खींचता ही है एक दूसरे को, ठीक है। तो खींचता है तो इसमें उसके ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और उस मास के अकॉर्डिंग ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। अभी हम लोग देखेंगे अर्थ और प्लैनेट के बीच में कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अर्थ एक प्लैनेट है और उसी तरीके से मून भी एक सैटेलाइट है और दूसरे भी प्लैनेट है। तो प्लैनेट जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे दो तरीके का फोर्स, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण हम सभी लोग इसके ऊपर में स्टिक हैं, चिपके हुए हैं और इसकी तरफ खींचे हुए हैं, और इस पे जो ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अपना फोर्स लगाता है। चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पता नहीं चलता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, इसलिए क्योंकि जो अर्थ है हमारा वो इतना मैसिव है, इतना बड़ा है कि इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है, उसके कारण इस अर्थ पर जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उसका आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता ही नहीं चल पाता है। तो हम लोग आज इसको समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे इसको हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, और ये हमारा दूसरा कोई प्लैनेट है, ठीक है। या हम दो ऑब्जेक्ट को ही ले लेते हैं, या हम सन को ले लेंगे और अर्थ को ले लेंगे। किसी को भी हम दो ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जिसके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे। मान लेते हैं कि एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा m1 है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा m2 है, ठीक है। डिस्टेंस इसके सेंटर से मेजर किया जाता है, इसके सेंटर से लेकर के हम इसके सेंटर तक आते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। ये होगा इसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जितना इसका दूरी बढ़ता जाएगा, इसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच उतना कम होता जाएगा, और जितना नज़दीक आएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ये सिंपली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई दो चीज़ों के बीच का इन्फ्लुएंस उतना अधिक तब होता है जब वो उतना नज़दीक होता है, और जब वो जितना दूर होता चला जाता है तो उसका इन्फ्लुएंस उतना कम होता चला जाता है। इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया m1 और ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया m2। अब फोर्स हम देखेंगे कि F m1 से m2 पर फोर्स ऑन A ड्यू टू 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट, और फोर्स 2 1, यानी कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट सेकेंड ड्यू टू 1, ये काम करता है। बट दोनों का डायरेक्शन सिर्फ अलग होता है, ये इस पे काम कर रहा है, ये इस पे काम कर रहा है। तो फोर्स ऑफ का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन इसका बस अपोजिट होगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to the product of their masses
एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लॉ हमें बताया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 एंड अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। हम कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को ले जाएं, डिस्टेंस बढ़ाएं या घटाएं, इसके मास में कोई अंतर नहीं आता है। यानी मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होता है। तो मास अगर कांस्टेंट होता है तो मास को अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो हमको एक लॉ मिलता है F वेरीजेज 1 बाई डी स्क्वायर। यानी कि अंतर जो पड़ रहा है वो किससे पड़ रहा है, तो डिस्टेंस के कारण अंतर पड़ रहा है बेसिकली, कि अगर डिस्टेंस जितना कम हो रहा है और डिस्टेंस जितना ज़्यादा आ रहा है उसके हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में बढ़ेगा और घटेगा। तो हम इस दोनों को कंबाइन करके देखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया गया। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, जिसको कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी इसका वैल्यू फिक्स है। जिस वैल्यू को मैथमेटिकली डिराइव किया गया हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, और ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर G हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट F इक्वल टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब इसके यूनिट पर हम लोग आते हैं, यूनिट पे आते हैं तो G तो कांस्टेंट है, तो m1 जो होगा उसका यूनिट क्या होगा kg, और 2 बार m1 है तो kg स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया हमारा डी स्क्वायर यानी कि इसका मीटर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है इसका यूनिट हमारा आता है kg स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फोर्स है और फोर्स का यूनिट जो है वो हम न्यूटन के नाम से बताते हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। अब यहीं पे G के यूनिट को हमको डिराइव करना है, जो हमने अभी नीचे आपको वैल्यू भी बताया है। तो F इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, F इक्वल टू G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो कैपिटल G का वैल्यू क्या होगा, F इंटू डी स्क्वायर बाई m1 m2। तो F के लिए हम न्यूटन का यूज़ करेंगे, D के लिए हम मीटर स्क्वायर का यूज़ करेंगे, और m1 m2 के लिए हम लोग kg स्क्वायर का यूज़ करेंगे। इसके कारण हमारा जो वैल्यू आएगा कैपिटल G का यूनिट का, कैपिटल G के यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स का वैल्यू होता है G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन मिला हमको, इस इक्वेशन से हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी किसी भी जगह पूरी यूनिवर्स में निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना आया। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के लिए ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में आपको हमने बताया, आगे हम इसके इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।